हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर नंबर 41 में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर आपका कैग से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपके लिए काम करता है। कैग भी आपके लिए बहुत जरूरी काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में आता है और आपको इसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए, कुछ लोग लेक्चर्स में इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, बट मेरे हिसाब से छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर लेके चीजों को पढ़ते हैं तो आपको चीजें याद होने लगेंगी, आप चीजें करने लगेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 तत्वों पे हमें ध्यान देना है, जो 4 इसके बेहतर विंग्स हैं, जो इसके लिए प्रॉपर मैनर में काम करती हैं। अगर आप उनके बारे में देखें तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपका आता है बेटा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, पब्लिक, पीपुल, सबका वॉचडॉग की तरह काम करती रहती है। इसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फेयर इलेक्शन हो, सब कुछ हो। इसके बाद आता है यूपीएससी। टैलेंट बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, यहाँ पे टैलेंट नहीं होता। इसके बाद यहाँ एक टैलेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री को रन कराने में, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर चलाने में बहुत बड़ा हेल्प और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस चीज को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है कैग। कैग को हम बोलते हैं पब्लिक पर्स। मतलब ये जो भी पैसा टैक्स पेयर पे करते हैं, जो भी चीजें हम देते हैं सरकार को, उसका पूरा कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कैग का। तो कैग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पैसों को संभालने का। हमारा जो पैसा है उसको संभालने का सारा काम इनके हाथ में रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। आइए इसके बारे में चीजें डाल लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, देख, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 से स्टार्ट होता है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाते हैं कैग का। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट। वो इंडिया के जितने भी अकाउंट और ऑडिट है उनको ध्यान देते हैं। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। देखिए, पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। स्टेट और सेंट्रल जो भी करता है उसको मैच करने का काम इनका है कि सही से हुआ ना हो। हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और लॉज पार्लियामेंट के, है ना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। दिस इज द रीजन वाई बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कैग का। अपॉइंटमेंट एंड टर्म। कैग की अगर अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो भाई एक वारंट सील्ड मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा इनको। कैग जब ऑफिस लेते हैं उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं कि भाई हम इनको ध्यान रखेंगे, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी बना के रखेंगे, अपने कर्तव्य को ठीक से करेंगे, है ना, भाई भतीजा बात नहीं करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को फॉलो करेंगे। ये 6 साल के लिए अपना ऑफिस लेते हैं। देखिए, बाकी 5 सालों के लिए, इनका ऑफिस 6 साल के लिए या एज एट द एज ऑफ 65। अगर ये 61 साल में बैठते हैं तो 4 साल बैठेंगे, 60 साल में बैठते हैं 5 साल बैठेंगे, या अगर 58 में बैठते हैं तो 63 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो भाई या तो 65 साल एज आ जाए या 5 साल बैठे, दो ही चीजें हो सकती हैं। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट को पत्र देके। इसके बाद इन्हें रिमूव किया जा सकता है, बट जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव किए जाते हैं। भाई इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन होना चाहिए और इनका मिसबिहेवियर लीगली प्रूफ हो जाए कि भैया इन्होंने मिसबिहेव किया है, इनकेपेबल हैं, तब। इंडिपेंडेंस ऑफ केक। भाई नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। इनको कोई भी स्टेट या सेंट्रल में कोई भी ऑफिस नहीं ले सकते। सैलरी और अदरवाइज कंसोलिडेटेड फंड से जाती है जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। भाई अगर बदतमीजी कर दें, कुछ भी कर दें, आपके अकाउंट चेक करें, 2G 4G सारे स्पेक्ट्रम यही निकाल के लाते हैं। तो इनकी सैलरी और ये सब चीजें जो इंस्पेक्ट होती है, अब ऐसा नहीं कि जब ये रिटायर होने वाले तो इनकी सैलरी और इनके एडवांटेज जब इनको दिए गए वो सारे हटा दिए जाए, नहीं। जो इनके एडवांटेजेस है वो एज इट इज इन्हें मिलेंगे। पब्लिक सर्विस में जब ये रहते हैं तो ऑडिट अकाउंट की करते हैं और इनकी पावर है ना, और ये प्रेसिडेंट से सीधे कंसल्ट करते हैं। अगर किसी पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट को बनाना है तो वहां पर किसको रखना है उसका भी प्रिस्क्रिप्शन ये कैग के थ्रू ही प्रेसिडेंट देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस कैग के जो हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाते हैं। इसमें पार्लियामेंट स्टेट का कोई रोल नहीं होता। ड्यूटीज एंड पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 149 में इनके बारे में सारी पावर है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये सेंट्रल के भी कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करते हैं, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड सेंट्रल के, और इनका जितने भी टू स्टेट्स हैं और जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उन और लेजिस्लेटिव हैं उनके। ये कौन थे? कंटिजेंसी फंड भी देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स का। कंटिजेंसी फंड उन स्टेट्स में है, जिन स्टेट्स और जिस सेंट्रल में, उनको भी ये टेक केयर करते हैं। ये ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के देखते हैं। ये ऑडिट रिसिप्ट एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हैं
और इन सबको देख के चेक करते हैं कि पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन और एक्सपेंसेस कितना हुआ। इनकी ऑडिट में एक्सपेंडिचर होते हैं ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज जो फाइनेंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं उनके बारे में, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, अदर कॉर्पोरेशन बॉडीज जो लॉ के द्वारा इनके हाथ में दी गई हैं उनके बारे में सारी ऑडिटिंग प्रॉपर मैनर में करते हैं। He advised the president with the regard of the perception of the form in which the account of the central cell kept। ये बताते हैं किस तरह सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को अपने अकाउंट्स रखने हैं। ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को अगर सेंट्रल की है 151 के तहत आर्टिकल, और गवर्नर को अगर स्टेट की 151 अनुच्छेद के तहत। ये भी इनको नेट प्रोसीड टैक्स और ड्यूटी जो है आर्टिकल 279 में दिया गया है, यही सर्टिफाई करते हैं। फाइनली जब सारी चीजें हो जाती हैं यही मुहर लगाती हैं कि सब कलेक्शन सही है कि गलत है। इनके सर्टिफिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली 279 में कैग का सर्टिफिकेशन नीडेड है आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए कि ये सही है कि गलत फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ये गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसोफर हैं, पब्लिक अकाउंट और कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट को ये चेक करते रहते हैं, उनके बारे में सारी चीजों ने बताते रहते हैं। ही कंप्लाइज मेंटेन अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट का 76 तक, उसके बाद इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया गया है ना। और अब इसका सेपरेशन हो गया, ऑडिट अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया इसका, जिसमें ये करते हैं। क्या 3 रिपोर्ट देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। प्रेसिडेंट लेज दिस रिपोर्ट बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने अकाउंट्स में लाता है। जब ये दोनों एक्सपेंडिचर मिल जाते हैं कि जितना एनुअल डिस्पर्सेंट है उसकी रिसिप्ट एक्सपेंसेस कैग के अकाउंट से मिल रही हैं, तब वो जेन्युइन माना जाता है। अगर इसमें थोड़ा घपला हो जाए, मान लीजिए इन्होंने 10,000 करोड़ का हिसाब दिया और वो सिर्फ 8,000 करोड़ का हिसाब ले आए, तो ये 2,000 करोड़ का घोटाला माना जाएगा। बस ये घोटाले होते हैं, समझ में आ जाते हैं फिर हमें। CAG and corporation. The role of the CAG auditing and public corporation limited, broadly speaking, is the relationship with the public corporation falls into the following 3 categories. Some corporation are audited totally directly by the CAG, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस, एयर इंडिया, एयरलाइन कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट हैं जिसमें ये अपॉइंट करते हैं पर ये डायरेक्टली उसको टेक केयर नहीं करते, जैसे सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। कुछ हैं जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं या प्राइवेटली ऑडिट होते हैं, तो इनको ये ऑडिट नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ हैं जो सीधे पार्लियामेंट में जाते हैं, जैसे LIC है, रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, फूड कॉर्पोरेशन है। ये रोल ऑफ द कैग गवर्नमेंट कंपनीज को साथ भी ऑडिट करने का लिमिटेड है। दे आर ऑडिटेड बाय द प्राइवेट ऑडिटर्स, जैसे, और जिसमें एडवाइस से गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करते हैं। कैग सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट कंपनीज का कर सकता है। इन 1968 ऑडिट बोर्ड हैड एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिस। एक ऑडिट बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया है ताकि उसमें एक्सपर्ट हो जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑडिट का देख पाए, जैसे इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील के लिए है उसके लिए। ये बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया में, कैग के अंदर आया है। इसमें एक चेयरमैन और 2 पर्सन होते हैं जो कैग अपॉइंट करते हैं, उनके अंडर ये काम करता है। इसके बाद एप्लेबी क्रिटिसिज्म आया था, पॉल H. एप्लेबी थे। इन्होंने कैग के रोल पे बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज किया। इन्होंने कहा फंक्शन ऑफ कैग इन इंडिया इज ऑलवेज इज अ लार्ज मेजर ऑफ कॉलोनियल रूल। भाई कॉलोनियल रूल के टाइम पे आया था, इसको अब हटा देना चाहिए, इसको कोई फायदा नहीं। ऑडिटिंग जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती है, भाई रियली इसकी जरूरत ही नहीं है। डेप्यूटी सेक्रेटरी को इनसे ज्यादा पता होता है प्रॉब्लम के बारे में, एंटायर स्टाफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बात क्या की गई इसे भी आप समझिए। जो हमारे यहाँ कैग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ के जो कैग महोदय हैं ये एक्सपेंसेस के बाद आते हैं कंट्रोल एंड ऑडिट करने। ब्रिटेन में जो कैग हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंस और कंट्रोलर दोनों हैं, मतलब कंट्रोल भी करते हैं। एक्सपेंसेस क्यों किए जाएंगे इसका भी आंसर इन्हीं को देना है, इनकी परमिशन के बिना काम नहीं होता है। यहाँ पे इसके अपोजिट भी काम हो सकता है, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें कैग की जरूरत नहीं है। आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक करने से बाद जरूर बताइएगा आपने डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।